नमस्कार साथियों, जय श्री राम। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने त्रिपुरा पीएससी के पेपर की एनालिसिस को बाइंड अप किया था, तो आज की इस क्लास से हम लोग एक नया पेपर उठा रहे हैं। ये है केरल पीएससी का 2015 का पेपर है ना। केरल पीएससी ने 2015 में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम आयोजित किया था, उसके पेपर की आज से हम यहाँ चर्चा चालू करने वाले हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले आप लोगों में से जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर के, अगर वह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको 7000 प्रश्नों की एक श्रृंखला मिलेगी, जहाँ पर हम 70 टेस्टों के माध्यम से टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और कंप्लीट एफएलटी के रूप में टेस्ट सीरीज को चला रहे हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को लगता है कि कोर्स ज्वाइन किया जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए पूरा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन ही ज्वाइन करनी होगी, जिसके माध्यम से आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें हम लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। चालू करते हैं हम हमारी अपनी इस आज की चर्चा को, क्लास को। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, जैसा क्वेश्चन पेपर में आप देख पा रहे होंगे, कंजम्पशन ऑफ रॉ सोयाबीन कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है जो यदि हम सोयाबीन कंज्यूम करते हैं तो वह सोयाबीन को भी हमारे लिए क्या बना सकता है, हार्मफुल बना सकता है। हम मानते हैं, जानते हैं कि सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन रिच कंटेंट होता है, क्या होता है, प्रोटीनियस कंटेंट होता है, लेकिन ये जो एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर उसको क्या कर देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, डाइजेस्ट नहीं होने देगा। अल्टीमेटली वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हार्मफुल हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, है ना। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला एग्जैक्टली हमारा ऑप्शन कहता है फाइटिक एसिड, दूसरा ऑप्शन कहता है टैनिन्स, तीसरा है ऑक्जेलेट्स, चौथा है ट्रिप्सिन। व्हाट इज द राइट आंसर, दैट इज ट्रिप्सिन, है ना। ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या होता है हमारा राइट आंसर, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। वो एक ऐसा न्यूट्रिशनल फैक्टर है, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है, जो सोयाबीन को हमारे लिए हेल्थ के लिए हार्मफुल बना सकता है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो अलग अलग फूड्स में क्या करते हैं, अलग अलग फूड को क्या करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं। एंटागोनाइज करने का मतलब होता है कि उनके इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उनके इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, और उनको हमारे लिए क्या बना देते हैं, हार्मफुल बना देते हैं, ना। उनको हमारे लिए क्या बना देते हैं, हार्मफुल बना देते हैं। इसमें सबसे पहले आता है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में था। ये कहाँ पाया जाता है, ये सोयाबीन में पाया जाता है, जो कि हमारा क्वेश्चन में था। इसके अलावा लेग्यूम्स में पाया जाता है, कुछ दालों में पाया जाता है, जैसे किडनी बीन्स में हो गया, ब्लैक ग्राम में हो गया, है ना। इनमें ये पाया जाता है, ठीक है। तो उड़द में हो गया, किडनी बीन्स में, इनमें ये पाया जाता है। ये इसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। इससे होगा क्या, इससे अल्टीमेटली होता क्या, जैसे मैंने पीछे बताया कि दे इनहिबिट दी डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, है ना। ये क्या कर देते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन को इनहिबिट करते हैं। प्रोटीन के डाइजेशन को कैसे इनहिबिट करोगे, तो प्रोटीन के डाइजेशन को आप डायरेक्ट इनहिबिट नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटीन के डाइजेशन को इनहिबिट करने के लिए प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम को इनहिबिट करना पड़ेगा। मतलब किसको इनहिबिट करना पड़ेगा, पेप्सिन को इनहिबिट करना पड़ेगा। किसको इनहिबिट करना पड़ेगा, पेप्सिन को इनहिबिट करना पड़ेगा। उससे प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। ऐसे ही एक होता है काइमोट्रिप्सिन इनहिबिटर, ये भी सोयाबीन में होता है, लेग्यूम्स में होता है। एक होता है अमाइलेज इनहिबिटर। अब एमाइलेज क्या कर रहा है, एमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। दो जगह पर एमाइलेज रहता है, एक सलाइवरी एमाइलेज होता है जो सलाइवा में पाया जाता है, एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। क्या होता है, एक पैनक्रियाटिक एमाइलेज होता है। ये उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। अल्टीमेटली हुआ क्या, हर वो चीज जहां पर ये पाया जाता होगा स्टार्च, जैसे कहाँ पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, लेग्यूम्स में पाया जाता है, वहां से होने वाले स्टार्च के डाइजेशन को, एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, और रोक देगा। कौन, एमाइलेज इनहिबिटर। ऐसा ही होता है फाइटिक एसिड। आपके ऑप्शन में था फाइटिक एसिड, ये किस में पाया जाता है, होल सेरेल्स में पाया जाता है ना। जो अनाज होता है पूरा का पूरा, वो लेग्यूम्स में हो गया, कुछ सीड्स में हो गया, कुछ नट्स में हो गया, ठीक है। ये उसमें पाया जाता है, उनके एब्जॉर्प्शन क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, ठीक है। रिड्यूसेस मिनरल, अब इनमें क्या पाए जाते हैं, आयरन, जिंक, कैल्शियम, इन सब के साथ ये क्या होता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझें कि जो फाइटिक एसिड है वो लेग्यूम्स में, होल सेरेल्स में, नट्स में, सीड्स में पाया जाता है। ये क्या करता है, ये जाकर के आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे मिनरल के साथ बाइंड हो जाता है। अब जब ये उनके साथ बाइंड हो जाएगा तो वो जो आयरन है, जिंक है, कैल्शियम है, इस प्रकार के जो मिनरल्स हैं, यह पूर्ण रूप से हमारे लिए बॉडी में अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ये पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। दैट मीन्स कि उनकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। उनकी जो जैव उपलब्धता थी वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है।
ऐसे ही टैनिन्स होते हैं, किसमें पाए जाते हैं, टी है, कॉफ़ी है, मिलेट्स है, ग्वा है, बेरीज हैं, इन सब में क्या है पाया जाता है। मिलेट्स में भी स्पेशली कौन सा, sorghum में। ठीक है, ये भी क्या कर रहा है, सेम काम करेगा। ये क्या करता है, प्रोटीन और आयरन से बाइंड हो जाएगा और उनके एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। ऑक्जेलेट्स की बात करें, जो कि ऑक्जेलिक एसिड का एक सॉल्ट के तौर पे है, वो किस में पाया जाता है, स्पिनैच में, पालक में हो गया है ना, अमरनाथ में, बीट्स में, कोकोआ में, इनमें पाया जाता है। वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है ना। इससे क्या हो सकता है, किडनी स्टोन्स होने की समस्या रहती है। आपने कभी भी देखा होगा ना, जिसको भी किडनी स्टोन्स होता है, दरअसल वो किडनी में जो स्टोन है वो क्या है, वो दरअसल क्या है, ऑक्जेलेट्स के सॉल्ट हैं। वो क्या है, ऑक्जेलेट्स के सॉल्ट्स है ना। जब भी किडनी में स्टोन होता है किसी को, तो उसको इन सब चीज़ों का कंजम्पशन क्या कर दिया जाता है, बंद करवा दिया जाता है। कारण उसका क्या है, यही कारण है उसका, है ना। इसका कारण क्या है, यही कारण है कि भाई ये जो ऑक्जेलेट्स है वो क्या करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ बाइंड कर जाएगा, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे तुम्हारे एब्जॉर्प्शन के बाद शरीर से, है ना। तो वो प्रॉब्लम आती है। ऐसी लेसिथिन्स हैं, सैपनिन्स हैं, है ना, गोइट्रोजन्स हैं, ऐसे ढेर सारे क्या होते हैं, आपके इनहिबिटर्स होते हैं। ठीक है, चलो अगला आता है सेकंड क्वेश्चन। इन अ स्टैंडर्ड फ्रूट जैम प्रिपरेशन द कंटेंट ऑफ द टोटल सॉल्युबल सॉलिड, है ना, टीएसएस के नाम से इसको जानते हैं। एग्जाम में कई बार टोटल सॉल्युबल सॉलिड न लिख करके टीएसएस लिखा आ जाता है ना, ध्यान में रखना है। तो शुड नॉट बी लेस देन, है ना, इन अ स्टैंडर्ड फ्रूट जैम प्रिपरेशन द कंटेंट ऑफ द टोटल सॉल्युबल सॉलिड शुड नॉट बी लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो यदि आप फ्रूट जैम बना रहे हैं, यदि आप क्या बना रहे हैं, फ्रूट जैम बना रहे हैं, तो उसके लिए बाकायदा क्या बताया गया है, एक क्वांटिटी बताई गई है। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए टीएसएस की, 68% वेट बाई वेट, है ना, क्या होनी चाहिए, इसका यूनिट भी दिया हुआ है, 68% वेट बाई वेट। वेट बाई वेट हम टर्म का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या होते हैं, सॉलिड मीडियम में होते हैं। हम वेट बाई वॉल्यूम का भी यूज करते हैं, है ना। वेट बाई वॉल्यूम को इस तरीके से लिखा जाएगा। हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड में होता है, जो सॉल्वेंट है वो किस में होता है, लिक्विड में होता है। कई बार हम इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं ना, यहाँ पे सॉरी ओ नहीं, भी आ जाएगा, है ना, यहाँ पर भी आ जाएगा, वॉल्यूम बाई वेट। तो जब हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारा सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है, इस तरीके से। खैर, अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है, 68%, है ना। ये जो 68% है वो किस चीज़ की क्वांटिटी है, ये 68% की जो क्वांटिटी, अच्छा पहली बात निर्धारित किसने करी है, एफपीओ ने निर्धारित करी। किसने निर्धारित करी है, प्रोडक्ट जो ऑर्डर नाम की एक आदेश निकाला गया एफएससीआई के द्वारा, उसने ये निर्धारित किया है कितना है, 68%, किसके लिए, फ्रूट जैम के लिए, है ना। फ्रूट जैम के लिए टोटल सॉलिड कंटेंट है 68 को भी यदि हम बेसिक और स्पेसिफिक लेकर के जाएं तो 68.5% होता है। उसी में शुगर भी होता है। शुगर कितना होता है, लगभग 24% के आसपास, है ना। लगभग कितना होता है, 24% शुगर होता है। और टोटल सॉल्युबल जो सॉलिड होता है वो कितना होता है, लगभग 68% के आसपास जैम में पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर बाकियों का भी टोटल सॉल्युबल सॉलिड लिखा हुआ है। जैसे जेली में कितना होना चाहिए, मैंने अभी जैम का ऊपर बताया, जैम का कितना बताया, 68, है ना। जेली में कितना होना चाहिए, 65%। स्क्वाश में कितना होना चाहिए, 45%। मैरामेल्ड में कितना होना चाहिए, 65%। जो कैंडीज मार्केट में आती है 75%, है ना। 30% कॉर्डियल में, सॉस केचप में 25% होना चाहिए। अब तुम्हारे लिए जो महत्वपूर्ण है काम के लिए एग्जाम के परस्पेक्टिव से, वो एक क्या हो जाता है, जेली एक क्या हो जाता है, कैंडी एक क्या हो जाता है, सॉस एंड केचप जो मार्केट में आते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेली में कितना, 65%, कैंडी में 75%, और सॉस और केचप में कितना होना चाहिए, सॉल्युबल कंटेंट 25% होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है, द सेफ लेवल ऑफ द इरेडिएशन ऑफ द फूड्स विच प्रेजेंट्स नो टॉक्सिकोलॉजिकल हजार्ड इज, है ना, कि फूड के लिए जो एक सेफ या इष्टतम लेवल बताया गया है इरेडिएशन का, वो कितना होना चाहिए। यदि हम उससे ज़्यादा ले जाएंगे तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो वो उतनी जो अपर लिमिट है, वो अपर लिमिट एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। तो जो अपर लिमिट इसके लिए बना करके रखी गई है, किसके लिए, फ्रूट्स के लिए या खाद्य पदार्थों के लिए, फूड्स के लिए, वो कितनी है, 10 की अपर लिमिट क्या है बना करके रखी गई, कितनी, 10 की अपर लिमिट। ये जो 10 की अपर लिमिट है, ये कैसे निकल करके आई, तो जो 10 की अपर लिमिट है वो ज्वाइंट फाओ IAEA WHO एक्सपर्ट कमेटी ने तय करी थी। यहाँ पर IAEA इसलिए है क्योंकि हम जब रेडिएशन देंगे तो वहाँ पर कोई ऐसी संस्था आनी चाहिए जो रेडिएशन को रेगुलेट करती हो या इस प्रकार की चीज़ों में क्या रखती है, एक्सपर्टाइज
रखती हो। ठीक है, ये कब निर्धारित किया गया था? 1980 में निर्धारित किया गया था। उसी चीज को भारत में भी क्या किया गया है? अपनाया गया है। ठीक है, ये जो इरेडिएशन होता है ये 3 रेंजेस में अप्लाई किया जाता है ना। इसकी क्या होती है? 3 रेंजेस होती हैं, जिसमें अपर रेंज कितनी होती है? 10 की, है ना, 10 की। इसमें जो लोअर रेंज होती है 1 की होती है, जो मीडियम रेंज होती है 1 से 10 के बीच की होती है, और जो हाई डोज रेंज होती है वो कितनी होती है? 10 की, है ना। इसकी कितनी मानी गई? 10 की मानी गई। 10 यूनिट यूज फॉर मेजरिंग एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन इज अ ग्रे विच इक्वल्स 1 जूल ऑफ द एनर्जी, है ना। ये जो ग्रे या किलो ग्रे बताया जाता है ना, कितना बताया जाता है? किलो ग्रे बताया जाता है। वो कितने के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, इस इरेडिएशन की पद्धति को लागू करने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड है। क्या है? एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड यूज किया जाता है। वो रेडियो एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? कोबाल्ट 60 है। ठीक है, तो 4-5 आप बातें आपकी हैं। कितनी रेंजेस? 3 रेंजेस। कहां से कहां? 1 से 10। क्या यूनिट? किलो ग्रे, है ना। क्या रेडियो एक्टिव कंपाउंड? कोबाल्ट 60। कौन ने तय किया? तो एक ज्वाइंट कमेटी ने तय किया था, जो किसकी थी? WHO, फाओ और IAEA की। ठीक है, चलो, ये जो मैं आपको बता रहा था ये पूरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से उठाया गया एक वो है, स्क्रीनशॉट है। आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, है ना। जैसे लो डोज के लिए बात करें, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था फूड के लिए था ना, हमारा क्वेश्चन काय के लिए था? फूड के लिए था। तो यदि आप एलिमिनेशन ऑफ पैथोजेंस इन वेरियस फूड्स की बात करेंगे तो कितना है? 10 kg है। यही तो क्वेश्चन था, है ना। वापस से क्वेश्चन को देख लो चाहे तो। ये रहा क्वेश्चन आपका कि खाद्य पदार्थों के लिए, किसके लिए? खाद्य पदार्थों के लिए कितना है? 10 kg है। नॉर्मल यदि बात करोगे तो 10 से ऊपर भी जाता है। जो हाई वाला हमने देखा हुआ था ना, तो हाई वाला 10 से ऊपर भी जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यदि। ठीक है, तो लो वाला जो रहता है उसमें लो में हमने देख लिया, जैसे कुछ ट्यूबर्स हैं, बल्ब्स हैं, राइजोम्स हैं, है ना। तो इनके लिए हम कितना रखते हैं? 0.2 kg तक का रखते हैं, है ना। कितने तक का रखते हैं? 0.2 ग्रे तक का रखते हैं। यदि कुछ पके हुए फूड्स रहते हैं, है ना, तो उनके लिए हम 1 किलो ग्रे तक का रखते हैं। यदि सेरल्स हैं, लेग्यूम्स हैं या उनके प्रोडक्ट्स हैं तो हम कितना रखते हैं? 1 किलो ग्रे तक का रखते हैं। यदि मांस मच्छी है तो उसके लिए कितना रखते हैं? 3 किलो ग्रे तक का। यदि खाद्य पदार्थ हैं तो उसके लिए 7 किलो ग्रे तक रखते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग रेंजेस बनी हुई हैं। बोले 10 किलो के ऊपर किस में जाते हैं? तो वो जब हमको किसी हॉस्पिटल डाइट का या किसी पैक्ड फूड का इरेडिएशन करना होता है, तब हम क्या जाते हैं? उसको 10 से ऊपर लेकर के जाते हैं। ठीक है, चलो, आपको फूड का याद रखना है। चलो आगे आता है, सब्जेक्टिंग राइस टू हायर डिग्री ऑफ पॉलिशिंग इज एसोसिएटेड विथ, है ना। चावल के ऊपर पॉलिशिंग की जाती है ताकि वो चमकदार बन जाए, है ना। चावल के ऊपर पॉलिशिंग की जाती है ताकि वो चमकदार बन जाए। ये क्यों किया जाता है ना। तो बेटर न्यूट्रिशनल डेंसिटी एंड इजी डाइजेस्टिबिलिटी, पॉलिशिंग करने से कभी भी पोषण बेहतर नहीं होगा, है ना। एक तो गलत। दूसरा, बेटर ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड सुटेबिलिटी फॉर डायबिटिक्स, बिल्कुल नहीं। चावल का तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलरेडी क्या होता है? कम होता है। एक बात। दूसरा कि उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज के लिए बेहतर बनाना आदि आदि ये कारण नहीं है। तीसरा आता है लोअर न्यूट्रिशनल एंड बेटर कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो पहला आता है कि ये जो पॉलिशिंग की जाती है इससे एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आता है? जो न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है वो कम हो जाती है, एक बात। दूसरा, बेटर कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं, बेहतर हो जाती हैं। जैसे वो जो पॉलिश वाला चावल रहेगा वो देखने में बेहतर हो जाएगा, सूंघने में बेहतर हो जाएगा, महक अच्छी उसमें से आएगी। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमारे लिए सबसे कम, हमारा जो आंसर है वो क्या है? थर्ड पॉइंट है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, द ब्राउनिंग अकरिंग इन अ कट एप्पल्स ऑन अ एरिएशन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो यदि आप अपने घर में आधा सेव खाएंगे और आधा काट के रख देंगे, है ना। सुबह आपने आधा सेव खाया, आधा काट के रख दिया, दोपहर में उस सेव के ऊपर क्या हो जाता है? एक ब्राउन रंग की, एक भूरे रंग की क्या हो जाती है? लेयर जम जाती है। अब प्रश्न ये है कि वो जो भूरे रंग की लेयर जमती है वो किसके कारण होती है? निम्नलिखित में से उसका कारण क्या है ना। पहला पॉलीफिनोलेजेस, दूसरा है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, तीसरा है पॉलीमेरिक ऑक्सीडेजेस, चौथा है पॉलीहाइड्रोजो हाइड्रोजनेजेस, है ना। यहाँ पर सभी क्या दिए हुए हैं? कुछ एंजाइम्स दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम है जो एक्जैक्टली ये इम्पैक्ट लेकर के आ रहा है? तो ये एंजाइम क्या है? पॉलीफिनोलेजेस, है ना। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, है ना। ये क्या है? पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज के नाम से भी इसको जाना जाता है ना। तो राइट आंसर क्या है? ए। राइट आंसर क्या है? ए। इसमें हुआ क्या कि आपका जो कटा हुआ एप्पल था उसने क्या किया?
इन्वायरमेंट की एयर से, हाँ एयर ही कहिए, ऑक्सीजन क्यों कहेंगे, एयर ही एग्जैक्टली है ना। तो इन्वायरमेंट की एयर से उसने क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया है ना। अब एनवायरनमेंट की एयर से जब रिएक्शन किया तो वहां क्या हुआ, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम ने अपना इम्पैक्ट दिखाया और वहां पे क्या निकल करके आया, ब्राउन कलर निकल करके आया, ड्यू टू सम केमिकल चेंजेस के कारण, कुछ केमिकल रिएक्शंस के कारण, ठीक है। When an apple is cut, the oxygen from the air comes in a contact with it and rapidly oxidize phenols, ठीक है। तो जो उसमें फिनोलिक कंपाउंड होते हैं वह कटे हुए एप्पल में एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, और जो कलर होता है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन। कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। बात यहाँ तक की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है एफएसएसआई स्टैंड्स फॉर, ये सबसे आसान क्वेश्चन है ना। एफएसएसआई का एग्जैक्टली क्या मतलब है या क्या उसका फुल फॉर्म है, बहुत आसान है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह 2006 में लाए गए एक कानून से स्थापित की गई थी। ये जो संस्था है ना, हम दो चीजें हैं ध्यान में रखना हमेशा, दोनों का नाम सेम है पर काम एग्जैक्टली बात सेम है कि 2006 में कानून आया था और उस कानून से एक संस्था बनाई गई थी 2008 में। कब बनाई गई थी, 5 सितंबर 2008 को, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके 4 रीजनल ऑफिस हैं, इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। ये 4 क्षेत्रीय कार्यालय 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। जो नॉर्थ का कार्यालय है वो कहाँ पर है, दिल्ली में ही है। ईस्ट का कार्यालय कलकत्ता में है और वेस्ट का कार्यालय बम्बई में है। और आपका जो साउथ वाला है वो साउथ का कार्यालय कहाँ पर है, मद्रास में है। कहाँ पर है, मद्रास में, ठीक है। तो ये मद्रास में है, ये कलकत्ता में है, ये आपका दिल्ली में है और इधर आपका कहाँ पर हो गया, बॉम्बे में हो गया, ठीक है। इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो जी कमल वर्धन राव हैं। ये कई बार बढ़ाया जा चुका है यहीं पर, है ना। तो जी कमल वर्धन राव इसके वर्तमान में सीईओ हैं। सीईओ ही दरअसल मुख्य अधिकारी होता है, उसी के नाम पे सभी कार्य यहाँ पे क्या है, संपादित किए जाते हैं। इसके अलावा जो चेयरपर्सन है वर्तमान में वो श्रीमती पुण्य सलिल श्रीवास्तव जी हैं, है ना। तो ये भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा वो है मंत्रालय है, ये जो व्यवस्था है ये एक मंत्रालय के तहत काम करती है। वो एग्जैक्टली मंत्रालय हमारा कौन सा है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, जेपी नड्डा हैं, है ना। इसको एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी असिस्ट करती है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के वर्तमान जो मंत्री हैं वो कौन है, शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। इसको आप सुधार लीजिएगा, ओल्ड पुराने जो मंत्री थे उनका नाम लिखा गया है यहाँ पर, है ना, शिवराज सिंह चौहान। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ द स्टिमुलेटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन टी, है ना। कि टी और कॉफी में, यहाँ कॉफी भी जोड़ लो चाहो तो, है ना, टी और कॉफी में निम्नलिखित में से कौन सा केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या एग्जैक्टली कौन सा उसमें राइट आंसर है ना। तो एक जो केमिकल आपको मिलता है जनरली वो क्या होता है, कैफीन होता है, जो कि बी ऑप्शन में भी है और डी ऑप्शन में भी है, ठीक है। इसके अलावा जो क्या मिलता है वो होता है थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन। क्या मिलता है, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन, ये भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसमें क्या है, मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या है, डी। राइट आंसर क्या है, डी होता है। टी, कोकोआ एंड कॉफी एंड कोला, है ना, इन सब में क्या पाया जाता है, कॉमनली कैफीन पाया जाता है ना। क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। जो टी होता है, कोकोआ होता है, कॉफी होता है, कोला होता है, इन सब में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, ठीक है। कैफीन किस प्रकार का नेचर होता है, तो यह एक स्टूमुलेंट है। यह क्या है, स्टूमुलेंट है ना। यह किसको स्टूमुलेट करता है, हमारे सीएनएस को। किसको स्टूमुलेट करता है, हमारे सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, हमारे स्टूमुलेट करता है। कैफीन इज पॉपुलरली यूज्ड बिकॉज दे लिफ्ट द मूड एज दे एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम। अभी जो बात किया तो स्टूमुलेट कर रहा है, लिफ्ट द मूड मतलब क्या है, एक्टिवेट करता है किसको, नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है। तो हमने बात करी कि क्या उसमें होता है, कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है और क्या होता है, थियोफाइलिन होता है। क्या होता है, थियोफाइलिन होता है, ठीक। चलो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कैफीन, ब्रोमीन और थियोफाइलिन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी में चाहें तो आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे टी में हमने क्या देखा, कैफीन, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन, ऐसे कॉफ़ी में क्या होता है, कैफीन होता है, थियोब्रोमीन होता है और क्या होता है, क्लोरोजेनिक एसिड होता है। कौन सा, क्लोरोजेनिक एसिड। अलग से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द एसिड इज प्रेजेंट इन कॉफ़ी, तो कौन सा एसिड होता है, क्लोरोजेनिक एसिड होता है, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन आता है, एक्सेप्टेबल डेली इंटेक लेवल ऑफ द एडिटिव्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। जो एक इष्टतम या स्वीकार्य डेली इंटेक का वो होता है, लेवल होता है एडिटिव्स का, वो कहाँ से डिराइव किया जाता है, उसको कैसे हम उसको प्राप्त करते हैं, उसकी क्या लिमिट होनी चाहिए, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। एक मिनट। हम्म, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो पहला है नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल ऑफ द कंपाउंड एंड अनसर्टेनिटी फैक्टर, कि उस कंपाउंड का, जो एडिटिव हम यूज करने वाले, उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो कारण बनता है। दूसरा, लेवल एट विच द टॉक्सिसिटी मे नॉट अकर इन ह्यूमंस, वो लेवल जहाँ पर हम यूज करें तो सेफ रहे, यदि उसके बाद हम यूज करेंगे तो टॉक्सिक हो जाएगा। जैसे यदि आप 1 ग्राम से लेकर के 9 ग्राम तक यूज करते हैं तो सेफ है, और जैसे ही 9.1 यूज करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से पता करोगे। तीसरा है कि लेवल्स लाइकली टू बी यूज्ड इन फूड। तो चौथा है कि केमिकल नेचर ऑफ दी कंपाउंड, कि भाई ये केमिकल नेचर का है तो इसको ले लो, ये कभी भी खतरनाक नहीं होगा हमारे लिए। तो एग्जैक्टली कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं आप एक्सेप्टेबल लिमिट तय करने के लिए, एडिटिव्स की। तो एडिटिव्स की एक्सेप्टेबल लिमिट तय करने के लिए जो पहला है कि नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट, किसी प्रकार का कोई भी एक ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट का मतलब कि ऐसा एडवर्स इफेक्ट जो हमको पहले से पता है, हमको पहले से जानकारी है, उसके बावजूद भी हम उसको क्या कर रहे हैं, उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसके लिए हमने जैसे त्रिपुरा पीएससी का जो लगाया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीआई। तो एडीआई का फुल फॉर्म क्या था, एक्सेप्टेबल डेली इनटेक, है ना। वो अभी भी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एक बात। दूसरा कि हमारा जो ऑप्शन था वो ए था, उसका एग्जैक्टली हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, उसको नोएल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं उसको, नोएल। कि नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल, ये किसका नहीं होना चाहिए, एडिटिव्स का। यदि ऐसा है तो हम उस एडिटिव को यूज कर सकते हैं, यदि ऐसा नहीं है तो हम उस पर्टिकुलर एडिटिव को यूज नहीं कर सकते। यहाँ एडिटिव का मतलब क्या होता है कि जो मेन फूड कंस्टेंट होता है उसके अलावा, मेन फूड कंस्टेंट के अलावा कुछ ऐसी चीजें ऐड की जाती हैं जिससे टेक्निकल, जिससे क्या हो सके, टेक्निकल और ऑर्गेनोलेप्टिक, है ना, जिससे क्या हो सके, टेक्निकल और ऑर्गेनोलेप्टिक परिवर्तन आ सके। टेक्निकल में क्या हो सकता है, सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। क्या हो सकता है, सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सकती है। ऑर्गेनोलेप्टिक में क्या हो सकता है, टेस्ट इन्हांस किया जा सकता है, कलर इन्हांस किया जा सकता है, एरोमा इन्हांस किया जा सकता है ना। तो ये सब, फ्लेवर इन्हांस किया जा सकता है, ये सब। ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द क्लस्टर ऑफ द इसेंशियल फैटी एसिड्स फॉर ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। निम्नलिखित क्लस्टर्स में से, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी इसेंशियल फैटी एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं। इसेंशियल शब्द जहां पर भी आए उसका मतलब होता है, दो शब्द होते हैं, एक इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल, है ना। इसेंशियल शब्द जहां पर भी, इसका मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर चीज हमारे शरीर में नहीं बनती है तो हमको बाहर से लेनी पड़ेगी। नॉन एसेंशियल का मतलब कि वो पर्टिकुलर चीज जिसके बारे में कहा जा रहा है वो हमारे शरीर में बनती है, हमको उसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। इसेंशियल को लेकर के ये जो शब्द आप जाने पढ़ेंगे वो फैटी एसिड के पर्सपेक्टिव में भी पढ़ेंगे एक जगह, है ना। इसके अलावा कहाँ पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड के पर्सपेक्टिव में भी आप इसको पढ़ेंगे। खैर, तो आइडेंटिफाई द क्लस्टर ऑफ द इसेंशियल फैटी एसिड, निम्नलिखित में से कौन सा क्लस्टर इसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में जानकारी दे रहा है। तो राइट आंसर क्या है, लिनोलेइक एक, दूसरा लिनोलेनिक, और तीसरा क्या होता है, एराकिडोनिक एसिड। कौन सा, लिनोलेइक, लिनोलेनिक, अराकिनोइड। यहाँ पर इसेंशियल फैटी एसिड्स की एक लिस्ट दी हुई है, जिसमें लिनोलेइक की बात करें तो ये ओमेगा 6 फैटी एसिड का टाइप होता है। दूसरा इसी में आ जाता है अल्फा लिनोलेइक एसिड, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड का पार्ट होता है। इसके अलावा कुछ कंडीशनल इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, ये कभी इसेंशियल रहेंगे, कभी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चूंकि ऑप्शन में दिया था तो इसलिए हमने उनको शामिल कर लिया। तो एक क्या हो गया, लिनोलेनिक एसिड हो गया, दूसरा अल्फा लिनोलेनिक एसिड हो गया, तीसरा क्या होता है, एराकिनोइड एसिड, जो कि आपके ऑप्शन में था। एक क्या होता है, लिनोलेइक एसिड होता है ना, इसका क्या होता है, एक लिनोलेइक एसिड होता है, वो ऑप्शन में था। इसके अलावा और क्या होता है, सेम्पेटोनिक एसिड, और क्या हो जाता है इसी में आपका डेकोसा हेक्सानोइक एसिड, है ना। ये आप नहीं भी याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली क्या था इसेंशियल का। नॉन इसेंशियल में क्या आते हैं, तीन आते हैं सबसे प्रमुख, को आपको ध्यान में रखने हैं, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलेइक एसिड, है ना। कौन सा, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलेइक एसिड, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगला आता है हमारा इसमें
ये ओलिक एसिड और पामिटिक एसिड के बारे में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे तो आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ओलिक एसिड की बात करें तो ओलिक एसिड कुड बी कलरलेस टू पेल येलो लिक्विड, उसका कलर क्या होता है, पेल येलो लिक्विड हो सकता है ना। ये फ्लोट्स ऑन द वाटर ड्यू टू डेंसिटी, भाई है ना, क्यों वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करेगा, कोई भी चीज़ किसी के ऊपर फ्लोट क्यों कर रही है, डेंसिटी कम है, किसी की ज़्यादा है, उसके आधार पर वो चलता है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका स्कूल का। अगला असेप्टिक पैकेजिंग रिफर्स टू, पैकेजिंग के कई सारे प्रकार होते हैं, हम क्लास में उसको पढ़ेंगे, बट अभी के लिए क्वेश्चन है कि असेप्टिक पैकेजिंग का क्या एग्जैक्टली मतलब होता है, या क्या उसको यूज करते हैं। तो पहला है आपका यूज ऑफ स्टेराइल पैकेजिंग कंटेनर्स, दूसरा है हीटिंग द फूड टू द मेक इट स्टेराइल एंड देन पैक, तीसरा है पैकेजिंग स्टेराइल फूड इन स्टेराइल एटमॉस्फेयर इन स्टेराइल पैकेजिंग, है ना। यहाँ पर यही हमारा ऑप्शन है। दरअसल पैकेजिंग पहले कैसी होती थी कि हम फूड प्रोडक्ट को स्टेराइल करते थे और उसको ले जाकर के पॉलीथीन में डाल देते थे। एक दूसरा तरीका होता था कि हम हमारे जहाँ काम करते थे उसको, उस जोन को स्टेराइल करते थे और फूड प्रोडक्ट को स्टेराइल करते थे और ले जाके पॉलीथीन में डाल देते थे। तीसरा एक नया तरीका आया, वो तरीका कहा कि यदि तुम यहाँ काम करते हो तो पहले इस जगह को स्टेराइल करो, फिर इस मशीन में जो फूड प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस फूड को भी स्टेराइल करो, और फिर इस थैली में डालोगे तो इस थैली को ही पहले स्टेराइल करो, और फिर स्टेराइल फूड को क्या कर दिया जाएगा, स्टेराइल पैकेजिंग में डाल दिया जाएगा। जब हर जगह इस प्रकार से स्टेराइल एटमॉस्फेयर यूज करोगे तो हम उसको क्या बोल देते हैं, असेप्टिक पैकेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेप्टिक पैकेजिंग। इसको डिफाइन करते हैं एज अ फिलिंग ऑफ स्टेराइल कंटेनर्स विथ कमर्शियली स्टेराइल प्रोडक्ट, कंटेनर भी स्टेराइल है, प्रोडक्ट भी स्टेराइल है, और पूरी की पूरी जो इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, वो भी कैसी है, असेप्टिक है, दैट मीन्स कि स्टेराइल है। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली असेप्टिक पैकेजिंग का मतलब होता है। ये जो यूज किया जा रहा है सबसे बेहतर इसका तरीका क्या है जानने का, कहाँ यूज कर रहे हैं, टेट्रापैक्स में। क्या होते हैं टेट्रापैक्स, क्लास में इसको पढ़ेंगे क्या है एग्जैक्टली। बेसिक उदाहरण बता दूं, टेट्रापैक जो छोटे छोटे पाउच में सामान पैक होकर के आता है आपके पास, है ना, छोटे छोटे पाउच में समझो कोई लिक्विड पैक होकर के आ रहा है फ्रूटी जैसा, कोई चिप्स पैक होकर के आ रही है ना, तो जो चिप्स पैक होकर के आ रही है वो भी अपने आप में स्टेराइल है, जिस पॉलीथीन में उसको डाला गया वो भी स्टेराइल थी, जहां बनाया गया वो भी पूरा एरिया कैसा था, स्टेराइल था। ठीक है, तो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के पैकेट आते हैं उसको टेट्रा पैक बोला जाता है। ठीक है, एडवांटेज क्या है, उससे सेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। भाई जब आप स्टेराइल करके रखोगे तो सेल्फ लाइफ बढ़ गई ना अपने आप ही। इसके अलावा शिपिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सब उसके क्या होते हैं, बेसिक कारण होते हैं। अगला, द लेटेस्ट इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म फॉर प्रॉपर पाश्चराइजेशन। अब आप समझो कि इस चीज को आपने क्या किया, पाश्चराइज किया। इसमें क्या था, भगोने में दूध था, इस दूध को आपने पाश्चराइज किया। अब पाश्चराइजेशन एग्जैक्टली कर किस चीज के लिए, ताकि क्या हो जाए, पैथोजन्स मर जाएं, क्या हो जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने थे, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह, सब मर जाएं। लेकिन मैं मरे कि नहीं मरे कैसे पता करूंगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा जो मुझे बताएगा कि हाँ देखो ये मैं मर गया, मतलब क्या हो गया, सब कुछ यहाँ पे मर चुका है। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली क्या आंसर है कि यहाँ पे सही आंसर उसका सही पाश्चराइजेशन के लिए सही इंडिकेटर कौन से यूज हो रहा है। पहला है कॉक्सियला बर्नेटी, है ना एक, दूसरा है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा है बैसिलस एंथ्रेसिस, चौथा है एफएमडी वायरस, है ना। ये ट्यूबरकुलोसिस और एंथ्रेसिस बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर का है कॉक्सियला बर्नेटी, है ना, कॉक्सियला बर्नेटी। अब कॉक्सियला बर्नेटी को यूज किया जाता है जब इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्यों यूज किया जाता है, सबसे पहले इसको समझ लो। समझो कि ये मेरा फूड प्रोडक्ट था जिसको मैं पाश्चराइज कर रहा था। पाश्चराइजेशन में होना एग्जैक्टली क्या है कि इसमें जो पैथोजेंस है, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें समझो 10 प्रकार के पैथोजेंस हैं। ये सभी के सभी पैथोजन क्या होता है, कोई 80 डिग्री पे, कोई 70 डिग्री पे, कोई 60 डिग्री पे, कोई 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, डेड हो जा रहा है। लेकिन कोई ऐसा एक हो सकता है जो 92 डिग्री पे डेड होगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इसमें कॉक्सियला बर्नेटी डाल दिया। कॉक्सियला बर्नेटी की का जो वो है टेम्परेचर है, ये मोस्ट हीट रेजिस्टेंट है। मतलब जब तक मैं टेम्परेचर को 110 पे लेकर के नहीं जाऊंगा तब तक कॉक्सियला बर्नेटी नहीं मरने वाला। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को 110 पे लेकर के जाऊंगा तो कॉक्सियला बर्नेटी तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन बाकी जितने भी क्या थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सब भी मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का जो हीट रेजिस्टेंस है वो कॉक्सियला बर्नेटी से कम होता है। सबसे ज्यादा हीट रेजिस्टेंट किसका, कॉक्सियला बर्नेटी का, बाकियों का सबका उससे क्या है, कम है। तो हम टेम्परेचर को वहां तक लेके जाएंगे जहां तक में कौन मरे, कॉक्सियला बर्नेटी। इसके कारण बाकी सब भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, इस कारण से इसको यूज किया जाता है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को पहले यूज करते थे, बाद में वो हीट रेजिस्टेंट हो गया, लेस हीट रेजिस्टेंट हो गया, है ना, एज कम्पेयर टू द कॉक्सिला बर्नेटी, तो हमने उसको यूज करना बंद कर दिया। लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस, है ना, इसको भी हमने यूज करना अभी बंद कर दिया है। तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया होता है, उसको जनरल इंडिकेटर मानते हैं किसके लिए, हाइजीन के लिए, है ना। अब वापस से कि तुमको पूछ लिया पास्चुराइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं, तो हाइजीन के लिए किसका यूज करते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, किसका यूज करते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। अगला आता है ये कॉक्सिला बर्नेटी क्यों यूज करते हैं, हमने उसको देख लिया। यहाँ पे कॉक्सिला बर्नेटी क्या कॉज करता है, क्यू फीवर कॉज करता है, उसको भी पढ़ के रखो, ध्यान में रख के रखो, है ना। कितना क्या कॉज करता है कॉक्सिला बर्नेटी, क्यू फीवर, है ना। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पे या बैक्टीरियल डिजीज के तौर पे उसको क्या है जाना जाता है। अगला आता है 12th क्वेश्चन, रसगुल्ला इज प्रिपेयर्ड यूजिंग, है ना। रसगुल्ला किस चीज़ से बनता है, पनीर से, छेना से, खोआ से, या फिर कंडेंस्ड मिल्क से, है ना। तो रसगुल्ला किससे बनाया जाता है, छेना से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, रसगुल्ला या रसगुल्ला, जिसको आप उड़ीसा और किसमें, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो विवादित है, किसको लेकर के, जीआई टैग को लेकर के, किसके, ये किसका है एग्जैक्टली, उस चीज़ का जो वो है लड़ाई झगड़ा है। खैर, तो अभी के लिए ये किससे बनाया जाता है, छेना से बनाया जाता है। रसगुल्ला इज मेड बाई शेपिंग डो ऑफ छेना, है ना। ये छेने का जो आटा रहता है उसको शेप करके बनाया जाता है। फ्लोर इनटू अ बॉल्स एंड कुकिंग देम इन अ शुगर सायरप, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जिसमें एक छेना मुर्की होता है, छेना जिलापी होता है। ये बंगाल में अलग अलग स्वीट डिशेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक आता है हमारा स्वीट, वो होता है चमचम, है ना। चमचम दरअसल आजकल आप लोगों ने आपके शहर में भी देखा होगा, लेकिन प्राइमरली बात करें तो एक बंगाली स्वीट है। चमचम क्या है, एक बंगाली स्वीट है, जो कैसे बनाया जाता है, बंगाली स्वीट मेड बाई कर्लिंग मिल्क एंड देन शेपिंग दी कोगुलेटेड सॉलिड्स इनटू सिलेंड्रिकल शेप पीसेस, है ना। तो एक सिलेंड्रिकल शेप पीस में उसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, किसको, जो कर्लिंग मिल्क मिल्क रहता है उसको इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे आपके जो ऑप्शन में था, जैसे पनीर था आपके ऑप्शन में, वो कैसे बनता है, वहाँ इसका मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप उसको देख लेंगे। ऐसे ही छेना के बारे में हमने यहाँ पे देखा हुआ है, खोआ के बारे में और कंडेंस्ड मिल्क के बारे में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, बेसिक बेसिक एकदम पॉइंट, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि हम बात करें खोआ कंडेंस्ड मिल्क की, उसका यूज कहाँ करते हैं, खीर में, हलवा में, केक्स में, इस तरीके से बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। 13th क्वेश्चन, असेप्टिक पैकेजिंग इज यूज्ड आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग प्रोसेसिंग मेथड, है ना। असेप्टिक पैकेजिंग जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, इसको किस प्रक्रिया के बाद यूज किया जाता है ना। तो जो असेप्टिक पैकेजिंग है वो नॉर्मली पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात यूज किया जाता है। किसके बाद, पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया के पश्चात यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे पास्चुराइजेशन के दो ऑप्शन है, राइट क्या है, यूएचटी, है ना, राइट क्या है, यूएचटी। जो पास्चुराइजेशन है वो उसके तीनों फॉर्म मैंने पढ़ाए हुए हैं आपको, कौन कौन से, एक आपका एल टी एल टी आता है ना। एक एल टी हो गया, लो टाइम और शॉर्ट ड्यूरेशन का। दूसरा आता है आपका एच टी, है ना, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम का। और तीसरा आता है यू एच टी, है ना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर का। ये तीनों फॉर्म में क्या होता है, कैसे होता है, वो उसको हमने पढ़ाया हुआ है। यहाँ पे भी एक टेबल वापस से दे रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इस टेबल से तीन प्रकार से बन सकते हैं। पहला, यूएचटी का टेम्परेचर कितना होता है, यूएचटी का टेम्परेचर 135 से 150 डिग्री सेल्सियस होता है। टाइम कितना होता है, 1 से 2 सेकंड का, है ना, कितना, एकदम फ्लैश टाइम होता है 1 से 2 सेकंड का। एच टी का टेम्परेचर कितना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड के लिए। एल टी का टेम्परेचर कितना होता है, 63 डिग्री सेल्सियस लगभग आधे घंटे के लिए, ठीक है। कितना सेल्फ लाइफ में चेंज आता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि आप यूएसटी करते हैं तो मिल्क प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो 6 से 9 माह हो जाती है। जैसे अमूल का जो दूध आता है मार्केट में, है ना, छोटे शहरों में जो अमूल का दूध आता है, वो अच्छी खासी एक बड़ी पैकेजिंग में आता है 1 लीटर का। वो उसकी जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 6 से 9 माह की होती है। एच टी का 7 से 10 दिन का, एल टी का 3 से 5 दिन का होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किसका क्या परिवर्तन आता है, किस कारण। द वाटर परसेंटेज ऑफ द काउ मिल्क इज अप्रॉक्सीमेटली, है ना। जो दूध होता है गाय का, उस गाय के दूध में कई सारे कंस्टेंट होते हैं, उसमें पानी कितना होता है एग्जैक्टली, है ना, पानी का मात्रा कितनी होती है। तो जो वाटर कंस्टेंट है ये काउ मिल्क में, वो कितना होता है, 87% होता है। कितना होता है, 87%, ठीक है। यहाँ पे मैं एक कंपेरिजन दे रहा हूँ, इस कंपेरिजन में समझना
इस कंपैरिजन में समझना कि कहाँ पे क्या परिवर्तन आता है। जैसे हम काऊ मिल्क और गोट मिल्क की बात करें, काऊ मिल्क और गोट मिल्क की बात करें तो वाटर कंटेंट सेम है, लेकिन यदि हम बफेलो मिल्क की बात करें, भैंस के दूध की, उसमें वाटर कंटेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा दूसरे नज़रिए से देखो कि यदि वाटर कंटेंट बढ़ेगा और यदि वाटर कंटेंट घटेगा तो बाकी जगह क्या परिवर्तन आता है। तो जैसा हम जानते हैं सामान्य तौर पे कि गाय के दूध में फैट कम होता है और भैंस के दूध में फैट ज़्यादा होता है। तो यदि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ घटेगी। गाय में पानी ज़्यादा था तो फैट क्या हो गया, कम हो गया। तो दूसरा नजरिया भैंस के दूध में कि भाई पानी कम हुआ तो फैट अपने आप ज़्यादा हो गया, कितना 6.5 7.5% हो गया। ठीक है। प्रोटीन की बात करें तो 4.4 से लेकर के 4.5% हो गया भैंस के दूध में, है ना। आप सिंपली समझने का प्रयास करिए, काऊ और गोट में ऑलमोस्ट चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। काऊ मिल्क में और गोट मिल्क में, है ना, गाय के दूध में और बकरी के दूध में चीज़ें क्या होती हैं, लगभग सेम होती हैं, लेकिन बफेलो मिल्क में चीज़ें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं ना, ये चीज़ें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। और प्रोटीन की बात करें 4 से 4.5 होता है, फैट की बात करें 6.5 से 7 होता है, वाटर की बात करें तो 82.7% के आसपास उसका टोटल कांस्टेंट क्या होता है, पानी होता है। ठीक है। यदि हम काउ मिल्क की बात करें तो इजी टू डाइजेस्ट होता है, खास करके जो इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं और जो बुजुर्ग होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफरेबल होता है वो क्या होता है, काउ मिल्क होता है। इसी प्रकार से इजियर टू डाइजेस्ट क्या होता है, गोट मिल्क भी होता है, वो भी बच्चों और एल्डर्स के लिए प्रेफर किया जाता है। लेकिन समस्या क्या है, काउ मिल्क और गोट मिल्क में जो सबसे बड़ी समस्या है, वो सबसे बड़ी समस्या क्या है, ओडर की समस्या है, कि जो इसका ओडर है वो अच्छा नहीं होता है, इसका ऑर्डर क्या होता है, उतना खराब नहीं होता काउ मिल्क का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस रिड्यूस द अकरेंस ऑफ द मैस्टिटिस, है ना। ये जो मैस्टिटिस की प्रॉब्लम है वो किस में होती है, जो गाय के और भैंस के थन होते हैं उसमें ये समस्या आ जाती है। गाय के भैंस की जो थन में ये समस्या आती है वो एग्जैक्टली किस प्रक्रिया का यूज करके ख़त्म की जा सकती है ना। तो पहला है फीडिंग कंसंट्रेट, दूसरा यूरिया मोलेसेस लिक, तीसरा है टीट डिपिंग और चौथा है ऑटोमेटिक वाटर बॉल, है ना। पहला प्रक्रिया क्या बता दिया कि उसको खाना दो, और कैसा खाना दो, कंसंट्रेटेड खाना दो। दूसरा प्रक्रिया बताया कि उसको क्या कर दो, यूरिया, ये जो खाद आती है ना, उसको वो चटा दो, है ना। तीसरा आता है टीट डिपिंग, जो थन होते हैं उनको कहीं डुबा दो। और चौथा प्रक्रिया बताई गई है कि स्वचालित पानी कटोरी का प्रयोग करो, एक वाटर बॉल लो, उसमें उसमें क्या कर दो, थन को रख दो। ठीक है। तो एग्जैक्टली कौन सी प्रक्रिया जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस मैस्टिसिस की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि मैस्टिटिस होता क्या है। तो मैस्टिटिस इज इन्फ्लामेशन, यह क्या है, एक प्रकार का इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हम 2-3 सिम्टम से डिफाइन कर सकते हैं। एक आता है रेडनेस, एक क्या आता है, रेडनेस। दूसरा क्या आता है, स्वेलिंग। कोई कहे कि मुझे इन्फ्लेमेशन हो गया है तो इसका मतलब क्या मानिएगा, इसका मतलब 2-3 फैक्टर मानेंगे। एक कि रेडनेस हो गई है, दूसरा स्वेलिंग हो गई है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है वो है पेन हो रहा है। क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। ये तीनों फैक्टर कहाँ मिलेगा आपको, उस गाय के उसमें थन में मिलेगा, है ना। जहाँ पे वो जो मेमरी ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाएगी, रेडनेस हो जाएगी, गाय को दर्द होगा। तो ये जो समस्या है किस किस नाम से जानी जाती है, मैस्टिटिस के नाम से जानी जाती है, जो कि डेयरी कैटल में देखने को मिलता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, इस प्रकार के कारण हो सकते हैं। ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो स्टेप्टोकोकस अगैलेसाइटिस के कारण हो सकता है, या फिर स्टेप्टोकोकस ऑरियस के कारण हो सकता है, या फिर क्लेविसेला स्पीसीज के कारण हो सकता है। फंजाई की बात करें तो एक कैंडिडा के कारण हो सकता है, या फिर किसके कारण हो सकता है, अस्परजिलस स्पीसीज के कारण हो सकता है। ठीक है। इसका समाधान क्या है, राइट आंसर क्या था हमारा, टिट डिपिंग, है ना। राइट आंसर क्या है, टिट डिपिंग। तो एक समाधान क्या हो गया, क्या कर दो, टिट डिपिंग कर दो। ठीक है। एक दूसरा और क्या समाधान हो सकता है कि जब मिल्किंग करो तब क्या करो, हाइजीन मेंटेन करके रखो। जब मिल्किंग करो, जब दूध निकालो, तब वहाँ पे हाइजीन मेंटेन करके रखो। ठीक है। टिप डिपिंग का हमने समझ लिया कि वो क्या है। तीसरा आता है कि मिल्किंग टेक्नोलॉजी प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार अनट्रेंड लोग क्या करते हैं, मिल्किंग करते हैं, उसके कारण ये समस्या हो जाती है। तो यदि आप टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो वो बेहतर तरीके से करें, यदि कोई व्यक्ति करता है तो उसको भी बेहतर तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अलावा अडर हेल्थ मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, और ड्राई काउ थेरेपी का भी उपयोग कर सकते हैं। ड्राई काउ थेरेपी क्या होती है, सबसे पहले ड्राई पीरियड क्या होता है उसको समझ लो। ड्राई पीरियड वो कहलाता है एनिमल्स के परस्पेक्टिव में, जब गाय या भैंस दूध नहीं देती है। हाँ, मतलब आज बच्चा दी, अब से लेकर के 6-7 महीने तक वो क्या करेगी, दूध देगी। लेकिन अब से लेकर के
6-7 महीने जब वो दूध देना बंद कर देगी, उस तब से लेकर के नया बच्चा आने तक वो क्या रहेगा, वो जो पीरियड वो क्या कहलाता, ड्राई पीरियड कहलाता है ना। तो ड्राई पीरियड को क्या किया जाना चाहिए, या ड्राई पीरियड में क्या किया जाना चाहिए, उसको एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए। क्या देना चाहिए, एंटीबायोटिक दिया जाना चाहिए, ताकि उसको किसी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए। ठीक है। अगला 16 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट फैट इन द मिल्क, है ना, कि किसी मिल्क में, किसी दूध में कितना फैट क्वांटिटी है, इसको कैसे पता करोगे। तो मिल्क में फैट की क्वांटिटी को पता करने के लिए मिल्को टेस्टर का यूज किया जाता है। किसको यूज करते हैं, मिल्को टेस्टर का यूज करते हैं। यहाँ पे जो दो चीजें हैं, अनमोमीटर और सीआरओ, इसका कोई संबंध नहीं है डेयरी टेक्नोलॉजी से, है ना। इस एनेमोमीटर का और सीआरओ का कोई संबंध नहीं डेयरी टेक्नोलॉजी से। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, लैक्टोमीटर दिया हुआ है। इससे क्या पता करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करते हैं। आप कभी भी अपना दूध अपने घर में जो भैंस का दूध होगा उसको लेकर के दुकान वाले के पास जाएंगे, डेयरी वाले के पास बेचने के लिए, तो वो क्या करेगा, आपका दूध का पहले एक सैंपल लेगा, एक उसमें एक पिपेट में, या यूं कहें कि एक ग्लास में क्या लेगा, सैंपल लेगा, और उस सैंपल में क्या करेगा, वो लैक्टोमीटर डालेगा। दरअसल वो क्या चेक कर रहा है, डेंसिटी चेक कर रहा है ना। क्या चेक कर रहा है, डेंसिटी चेक कर रहा है, क्योंकि एक फिक्स रेंज है। गाय का यदि शुद्ध दूध होगा तो उसकी एक फिक्स डेंसिटी है, वैसे भैंस के दूध की एक फिक्स डेंसिटी है। ये डेंसिटी बढ़ेगी यदि फैट की मात्रा क्या है, ज़्यादा है। तो डेंसिटी चेक करके तय करता है कि इसमें पानी डाला हुआ है अथवा नहीं डाला हुआ है ना। तो वो एग्जैक्टली वो जो डेंसिटी आ रही है वो कैसे आ रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से आ रही है। कैसे आ रही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी से आ रही है, जो किस लिए हम कर रहे हैं, ताकि एडल्ट्रेशन को पता कर सकें। कौन सा एडल्ट्रेशन, खास करके वाटर वाला एडल्ट्रेशन, पानी उसमें डाला है अथवा नहीं डाला है। ठीक है। ये लैक्टोमीटर आपको किसी भी छोटे ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में, दुकान में देखने को मिल जाएगा। दूसरा आता है मिल्को टेस्टर। ये छोटी दुकानों में नहीं मिलता है ना, डेयरी सेक्टर की बड़ी दुकानों में मिलेगा, जिससे हम क्या पता करते हैं, फैट परसेंटेज पता करते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 17th क्वेश्चन आता है, द बैक्टीरियल कल्चर यूज टू प्रिपेयर योगर्ट कंटेन्स स्टेफिलोकोकस थर्मोफाइलस एंड। तो योगर्ट बनाने के लिए, या यूं कहें दही बनाने के लिए, जो बैक्टीरियल कल्चर बनाया जाता है, जो जीवाणु कल्चर बनाया जाता है, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं। एक बैक्टीरिया होता है स्टेफिलोकोकस आपका थर्मोफाइलस। दूसरा बैक्टीरिया क्या होता है ना। तो जो दूसरा बैक्टीरिया है उसमें वो क्या होता है, हमारा लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। ध्यान में क्या आई बात, कि यदि आपको दही बनाना है तो आपको क्या करना होगा, फर्मेंटेशन करना होगा। क्या करना होगा, फर्मेंटेशन, किण्वीकरण करना होगा, है ना। अब जब किण्वन करना है आपको, तो बैक्टीरिया चाहिए होगा। जो बैक्टीरिया चाहिए होगा वो दरअसल किसके नाम से पूरा जाना जाएगा, बैक्टीरियल कल्चर के नाम से जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा, बैक्टीरियल कल्चर के नाम से जाना जाएगा। उसमें कुछ बैक्टीरिया होंगे। तो योगर्ट के फर्मेंटेशन के लिए जो बैक्टीरियल कल्चर यूज होता है, उसमें दो बैक्टीरिया होते हैं, एक स्टेफिलोकोकस थर्मोफाइलस, दूसरा क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस। ठीक है। ये हमारा क्या था, एक्सप्लेनेशन था। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है फर्मेंटेशन के लिए जो जो उपयोग होते हैं बैक्टीरिया अलग अलग प्रोडक्ट्स में, वो है। जैसे मान लो योगर्ट और दही के लिए करते, जो कि हमारा क्वेश्चन था, उसमें हमने देखा कि लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्टेफिलोकोकस थर्मोफाइलस यूज हो रहे हैं। यदि मैं प्रोबायोटिक योगर्ट की बात करूं, प्रोबायोटिक क्या होता है, प्रीबायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक क्या होता है, ये क्लास में पढ़ाया जा चुका है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है वो लिखे हुए हैं। यदि लस्सी की बात करें, आप प्रमुख प्रमुख याद रखेंगे, योगर्ट का याद रखेंगे, लस्सी का याद रखेंगे, मट्ठे का याद रखेंगे, है ना। मट्ठे में क्या लगता है, जैसे लस्सी की बात करें तो आपका इसमें वापस वही आ जाता है, लैक्टोबैसिलस बल्गैरिस और स्टेप्टोकोकस थर्मोफाइलस। बटर मिल्क की बात करें तो बटर मिल्क में लैक्टोकोकस लैक्टिस और ल्यूनोकोस्टॉक मोजेंटेरियोट्स, है ना, इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको पूरी की पूरी एक लिस्ट दी हुई है। आप इनमें से कुछ जो काम के हैं, महत्वपूर्ण के हैं, उनको याद रखेंगे। एक जो महत्वपूर्ण बनता है आपको, क्या बनता है, चेडर पनीर बनता है ना। चेडर पनीर में लैक्टोबैसिलस जो स्पीसीज रहती है उसमें लैक्टिस का यूज करते हैं, है ना। और इसके अलावा किसका यूज करते हैं, क्रेमोरिस का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। चलो, ये पूरी लिस्ट आप ध्यान में रखेंगे। अगला आता है हमारा आज का इसमें आखिरी क्वेश्चन, वो है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्टेलाइज मिल्क कैन्स इन डेयरीज, है ना। डेयरी सेक्टर में मिल्क कैन को स्टेलाइज करने के लिए निम्नलिखित में से किस चीज़ का यूज करते हैं, स्टीम का, आइडोफोर सॉल्यूशन का, ऑटोक्लेविंग का, तीनों का यूज करते हैं ना।
तीनों का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जो तकनीकें उपयोग की जाती हैं स्टेलाइजेशन के लिए, है ना। जैसे पास्चुराइजेशन की बात करें, 3 प्रकार का, LT, ST और UHT, ये आज ही की क्लास में ऊपर पढ़ाया हुआ था, तो उसमें अभी हम वापस से नहीं जाएंगे। ये बिफोर फिलिंग क्या किया था, कंटेनर को स्टेलाइज किया जाता है। UHT इसमें अलग से मैंने मेंशन कर दिया है ना। इसके बाद एक होता है इन बॉटल स्टेलाइजेशन, जैसे यहाँ पे है ना, इन बॉटल स्टेलाइजेशन की बात करें, कहाँ गया, ये रहा, है ना। इन बॉटल स्टेलाइजेशन की, स्टेलाइज मिल्क इन्फेंट फार्मूला जो रहता है उसके लिए इसको यूज करते हैं। क्या करते हैं एग्जैक्टली, तो डेयरी प्रोडक्ट इज फिल्ड इनटू बॉटल्स देन हीटेड, है ना। आप इस बॉटल में क्या करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट को डालेंगे, फिर सील कर देंगे और फिर क्या किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा ताकि बैक्टीरिया क्या हो जाए उसके अंदर के मर जाए, है ना। असेप्टिक पैकेजिंग मैंने बता दी थी आपको। स्टेलाइजेशन दरअसल क्या है, एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसको ऑटोक्लेविंग के नाम जाने जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आप कुकर में क्या करिए, समझिए कि आपके घर में आपने क्या किया, एक बॉटल लिया, उसमें कोई दूध भर दिया, उस बॉटल को आपने क्या कर दिया, कुकर में डाल दिया, और कुकर में क्या कर दिया आपने, 4 सीटी लगा दी, है ना। दरअसल ये ऑटोक्लेविंग का नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताया आपको। इसको इंडस्ट्री के लेवल पे जाएंगे तो फिर क्या हो जाता है, मशीन बड़ी हो जाती है, तो प्रक्रिया थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। केमिकल स्टेलाइजेशन की आप कोई केमिकल की मदद से कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, केमिकल जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, क्लोरीन बेस्ड सैनिटाइजर्स हो गए, इनको आप यूज कर रहे हैं ना। हाइपोक्लोराइड हो गया, उसको आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। यूवी रेडिएशन और माइक्रोफिल्ट्रेशन की तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर दी स्टेलाइजेशन ऑफ दी आइटम्स या प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये हमारी आज की पूरी क्या थी, चर्चा थी, जिसमें हमने पूरा आज 18th क्वेश्चन डिस्कस किए। इस पेपर के हिसाब से बात करें तो 18वां प्रश्न आपका कहाँ पर है, दे रहा, यहाँ तक हमने आज डिस्कस किया, है ना, ऑल ऑफ द वेब तक। अब हम 19th क्वेश्चन से अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होगी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।